एक बहू से एक समाज सेवा फिर एक राजनेता बनने में ये जो सफर था वो कैसा लगा आपको? विशेषकर महिलाओं को आगे बढ़ाना। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे भी थे, लेकिन हमें लगता है कि सभी को एक समाज की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है, तो सभी के लिए हमने काम किया। आए दिन आपके कार्यालय में मैंने देखा है कभी कुछ कैंप, कभी अलग अलग कैंप का आयोजन करते हैं। तो अभी दिव्यांगों के लिए भी आपने कुछ रखा था? देखिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से लगातार हम लोग कैंप लगाते हैं। ये आज से नहीं, 2012 से ही चल रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने क्षेत्र में जो आपको लगता है कि इसको दूर करना ही चाहिए? जगह की कमी है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गोकुलपुर ट्रेन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारी सशक्तिकरण की बात करें, नाली खरंजे साफ सफाई से लेकर जो समस्या है, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण तक, ये सारी काम जो है ये निगम के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत सारे योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती। कई बार पेपर कंप्लीट नहीं होते या लोगों को नहीं पता होता, तो उनके लिए हम बार बार जागरूकता कैंप भी लगाते हैं। उन्हें बुलाकर समझाते हैं कि किस प्रकार से आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। एक तो लोगों की आदत कि उसमें कूड़ा डालते हैं, तो फ्लोटिंग तो हमें आए दिन साफ करवानी पड़ती है और साल में 2 बार डी शिल्टिंग होती है। हाँ। बहुमंजिला इमारत बनने से संसाधनों की कमी, पार्किंग के ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ होती है। मेरी कोशिश ये भी है कि अपने क्षेत्र में कहीं भी जगह, सूटेबल जगह देखकर वहाँ पार्किंग भी अगर हम बनवा सके। कि जहाँ बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे थे, कि एमसीडी की एनओसी लाओ जी तब मीटर लगेगा, तो उसमें अब राहत मिल गई। तो बहुत हजारों सैकड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन। नमस्कार, टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार रात 8 बजे हमारे साथ नए मेहमान जुड़ते हैं। कहा जाता है भारत में हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी है, उस कहानी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और खासतौर से महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, क्योंकि अगर आप घर से बाहर कदम निकालते हैं, एजुकेशन के साथ समाज सेवा करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को प्रेरित करते हैं, बहुत सारे बेटियों को प्रेरणा देते हैं। आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान जुड़े हैं जो भजनपुरा वार्ड नंबर 230 के निगम पार्षद भी हैं और साथ ही साथ अभी हाल ही में एक और नई जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम ने इन्हें दिया है। आप महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के अध्यक्षा भी हैं, साथ ही साथ लगातार समाज सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं। क्षेत्र के लिए कोई भी ऐसा मुद्दा हो जिसमें लोगों का हित हो, जरूरतमंद की सेवा हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बुजुर्गों के लिए मनोरंजन केंद्र बनवाते हैं और जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कृत्रिम अंग और ऐसे उपकरण प्रदान करते हैं। आए दिन कैंप लगाते हैं और कभी कभी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए ऐसी प्रेरणा करने वाले काम करते हैं जिससे बहुत सारी महिलाएं प्रेरित होती है। आज हमारे साथ टॉक विद टंडन के मेहमान हैं ऑनरेबल रेखा रानी जी। आदरणीय रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, थैंक यू। क्योंकि कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको परिवर्तन देखा है, आपके लाइफ के ट्रांजैक्शन को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि आप कैसे एक अच्छे घर की बहू बनी पहले और उसके बाद आपने कंप्यूटर क्षेत्र में लोगों को साक्षर करने के लिए, बेटियों को, महिलाओं के लिए आपने एक खुद का इंस्टीट्यूट खोला जी। जहां बहुत सारे निःशुल्क महिलाओं को सिखाया भी। बहुत सारी बेटियां अभी भी आपसे जुड़ी है, मैंने देखा है, वो आपके टीम में काम करती दिखती है। और उसके बाद राजनीति में आपने कदम बढ़ाया अपने हमसफर, अपने पति जी जो अपने इस क्षेत्र के प्रधान भी हैं, विजेंद्र जी के साथ, और उसके बाद आप निगम पार्षद बने। तो ये ट्रांजैक्शन एक बहू से एक समाज सेवा फिर एक राजनेता बनने में ये जो सफर था वो कैसा लगा आपको? जी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जहाँ मैं हूँ, बहू बनकर आई। समाज में बहुत उनका नाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जैसे कि आपने बात की, 2001 में हमने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट शुरू किया, क्योंकि उस समय ये सब नया था।
क्षेत्र में बच्चों को ये सब सिखाना, विशेषकर महिलाओं को आगे बढ़ाना, बच्चियों को आगे बढ़ाना, ये मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है। बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चे भी थे, लेकिन हमें लगता है कि सभी को एक समाज की मुख्य धारा में लाना बहुत ज़रूरी है, तो सभी के लिए हमने काम किया। और जब मौका मिला राजनीति में आने का, तो एक सेवा के तौर पर मैं इसे मानूंगी, क्योंकि परिवार में हमेशा मैंने देखा है कि समाज सेवा में अग्रसर रहा है। हाँ, जो पिताजी हमारे रहे, ससुर जी चौधरी हंसराज जी, हमेशा हमने देखा वो गांव में प्रधान तो थे ही, समाज में बहुत लोगों की हेल्प भी करते थे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आने का निर्णय लिया। तो घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? परिवार का बहुत आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे मिला, हमेशा हर कदम पर मिला, और क्षेत्रवासियों से बहुत सम्मान और बहुत स्नेह मिला। यही वजह रही कि क्षेत्रवासी हमेशा ही देखते हैं एक ऐसे रूप में कि हर समस्या के लिए वो हमारे पास आते हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ उनका समाधान आसानी से हो जाएगा। ख़ास तौर से महिलाओं की मैं बात करूँ तो उन्हें बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी उम्मीद के साथ वो अपने काम के लिए आती हैं। अभी नए दायित्व भी मिला है अभी आपको, क्योंकि एमसीडी ने इस पद को, क्योंकि बहुत दिन तक पहले तो खींचतान चला अलग अलग दलों के कारण, अब जैसे ही अभी महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति के आप अध्यक्षा बनी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये पिछला तकरीबन आधा कार्यकाल, इस टर्म का आधा कार्यकाल हमारा इसीलिए खराब रहा क्योंकि एक ऐसी पार्टी की सरकार थी एमसीडी में, जिन्होंने ना कोई बजट पेश किए, ना कोई कमेटियां बनाई, ना किसी तरीके के काम हो पाए। लेकिन अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में फिर से आई है, अभी सारे काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। स्थायी समिति बनने के बाद से बजट भी पेश हो रहे हैं और सारी कमेटियां बनाई गई, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की चेयरमैन बनाया गया। मुझे लगता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो एक विज़न है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो वो बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण की हाँ। बात करते हैं, और इसके अलावा जो विश्वास जताया मुझ पर हमारे आदरणीय विधायक श्री अजय महावर जी, हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी और शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास जताते हुए मुझे इस पद की जिम्मेदारी सौंपी है, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि आपसे बात कर कर इसलिए और आसान है, क्योंकि पॉडकास्ट एक अच्छा माध्यम है अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचाने का। जी जी बिल्कुल। और हमारे इस पॉडकास्ट को अपने क्षेत्र के अलावा जियो टीवी के माध्यम से भारत के अलावा 30 अलग अलग देशों में भी देखा जाता है। अच्छा। तो हमें लगता है कोई दिन में देखता है, कोई रात में, अलग अलग जगह से, लेकिन जब आप इस मंच पर आते हैं तो आप बेबाकी से अपनी बात रख सकते हैं। जी। और आपकी जीवन तो एक पूरी तरीके से फिल्मी है, क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे एक बहू फिर समाज में आई, फिर से और अपने दायित्व को अच्छे से निभाया, लेकिन कुछ पेच भी रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे बताया कि 2.5 साल पहले अलग सरकार रही जो समाज, लेकिन इत्तेफाकन रहा है, या उसे बदकिस्मती से कहें कि आप भी उसका पार्ट रहे। फिर आपने, कहा जाता है कभी ना कभी जब जागो तभी सवेरा, जी। फिर आपने अपने जीवन का ट्रांजेक्शन देखा और आपने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ आ गए। हमें लगता है ये निर्णय आपके लिए भी बड़ा कष्ट वाला रहा, लेकिन सुखद रहा या कैसा रहा? नहीं, बहुत सुखद रहा, और संगठन की ताकत और अपने क्षेत्रवासियों का प्यार और उनके लिए काम करने का जज्बा, हाँ, यही था कि हमें जो है एक बेहतर नेतृत्व में काम करने का भी अवसर मिला है। क्योंकि दल तो बदलते गए, पहले आपने कांग्रेस में भी थे, लेकिन आपकी खुद की, क्योंकि निगम पार्षद एक बहुत छोटा दायित्व होता है, कहा जाता है कि नालियों की सफाई, गलियों की सफाई, जी, उस जी, व्यवस्था को, तो निगम में व्यक्ति का व्यक्तित्व भी काम करता है। जैसे सांसद में तो एक क्योंकि हमें प्रधानमंत्री को जी, चूज जी, जी। करना पड़ता है, और अगर हम विधायक चूज करते हैं तो उससे मुख्यमंत्री बनता है, लेकिन निगम की जिम्मेदारी एक व्यक्ति विशेष पर भी होता है, और आपके परिवार का भी और आपका खुद का भी जो व्यक्तित्व रहा, कि उस कारण आप जब कांग्रेस में थे तब भी, और उसके बाद एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, मात्र 54 वोटों से आप उसमें पराजित हो गए थे, 2017 में। लेकिन वो भी एक चैलेंज था कि आपने उसके बाद भी आपके अंदर जो जज्बा था वो लोगों के साथ वैसे ही जुड़े रहे जैसे आप पद पे थे, और बिना पद के भी आप अच्छे से लोगों से ताल्लुकात बनाए रखे। तो हमें लगता है उसी का फायदा मिला कि फिर आप एक बार फिर से पार्षद बनी, और इस बार तो फिर आपने तो कमाल कर दिया कि और भी ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया और भी ज़्यादा सपोर्ट किया, तो यही वजह रही कि दोबारा से हमें उन्होंने इतना प्यार देकर, इतना सम्मान देकर
फिर से निगम पार्षद के रूप में चुना और लोगों की सेवा करने का मुझे लगता है कि बेहतरीन माध्यम है, क्योंकि निगम पार्षद ही वो शख्स होता है जिससे जनता आसानी से कनेक्ट हो कनेक्ट सकती है। क्योंकि विधायक और सांसद जो है वो थोड़ा अपर लेवल का हो जाता है, लेकिन जो नाली खरंजे साफ सफाई से लेकर जो समस्या है, मैं कहूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, हाँ जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण तक, हाँ ये सारी काम जो है ये निगम के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए और निगम पार्षद आसानी से अप्रोचेबल भी है। हाँ तो इसलिए ये हमारा एक सौभाग्य रहा कि हमें सेवा करने का अवसर मिला क्षेत्र में, और ख़ासतौर से महिलाएं बड़ी आसानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाती हैं, क्योंकि महिलाएं जो कहीं ना कहीं शर्माती हैं कि किसी पुरुष प्रतिनिधि के सामने जाने से या उनके सामने हाँ अपनी दिल की बात रखने से। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनकी नगर निगम की समस्या की बात नहीं करें, जो हाँ, अपने व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या है, हाँ व्यक्तिगत समस्या है उनकी, चाहे वो उनके परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा है, पुलिस का कोई मामला है, या किसी और समस्या को लेकर जब वो आती है अपने काम के बारे में, तो वो बड़े खुल के बात कर सकती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि उनको किस तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं। उनको चाहे जॉब दिलवाने का है, उनकी फैमिली की कोई प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का है, या उनका पुलिस का कोई मैटर है उसको सुलझाने का, तो वो बड़े आसानी से बड़े खुल के हमसे बात करती है। तो वो एक अच्छा लगता है मुझे। अब दिल्ली में इतने सालों का जो वनवास खत्म हुआ, रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी और इत्तेफाक से जब वो आपके क्षेत्र में भजनपुरा में जब आए, आपने बहुत अच्छे से स्वागत भी किया और यहाँ की समस्याओं को भी हमें लगता है नज़दीक से दिखाया होगा। जी, तो अभी जो नए मुख्यमंत्री मिले हैं उनके साथ काम करना ज़्यादा आसान हुआ या टफ हुआ? देखिए मुझे लगता है कि जो 27 सालों का वनवास खत्म हुआ है, और बहुत सालों बाद ऐसी सरकार बनी है जहाँ हर लेवल पे एक ही पार्टी की सरकार है, हाँ जिससे काम करना आसान है। फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। माननीय विधायक जी को हम किसी काम के लिए बताते हैं, वो तुरंत बहुत बारीकी से बातों को सुनते हैं और उस पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। यही माननीय सांसद जी भी हमारे इसी प्रकार का उनका भी सोच है कि अपने क्षेत्र को कैसे हम बेहतरीन बना सके, डेवलप कर सके। और आदरणीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, क्योंकि वो निगम से ही होकर गुजरी हाँ है, तो उन्हें ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान भी है और वो इन समस्याओं को समझती हैं। और मुझे लगता है कि महीने में 1-2 बार तो ज़रूर कोई ना कोई मीटिंग या कोई प्रोग्राम में उनसे मुलाकात हो जाती है, उन तक अपनी बात पहुंचाने का, या उन्हें निगम की जो चिंता है हाँ क्षेत्र की, दिल्ली की, खास तौर से दिल्ली की हर समस्या के लिए वो कोशिश करती है कि जो हम जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव है अपने क्षेत्र में, जो प्रतिनिधि काम करते हैं, वो किस तरीके से उनकी योजनाओं को, दिल्ली सरकार की योजनाओं को, दिल्ली सरकार के कामों को कैसे हम जनता तक पहुंचा पाएँ, धरातल तक उस काम को कर पाएँ। आपको राजनीति में प्रेरणा किनसे मिलती है? राजनीति में प्रेरणा मिलती है मुझे अपने सभी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है जो काम कर रहा है, और विशेष रूप से जैसे मैं देखती हूँ माननीय हमारी मुख्यमंत्री दिन रात, कई बार हम देखते हैं कि कोई भी समय हो कि रात को जी 12 बजे है और वो क्षेत्र में हाँ दौरा कर रही है, सुबह के 7 बजे वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे माननीय विधायक जी भी हैं कि हर सुख दुख में क्षेत्र की जनता के साथ रहते हैं। हमारे सांसद जी को अगर हम देखें तो अभी तो ये एक बड़ी बात है कि लोगों को किस तरीके से जोड़ के रखना, उनके सुख दुख में साथ देना, उनके हर लेवल पे हर वर्ग को साथ लेकर चलना। तो आज जो खेल महोत्सव चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि गली गली में जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उन सबको एक मौका मिला है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है और आगे बढ़ने का, प्रोत्साहित किया है उन्होंने हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों को। और ये बहुत अच्छी बात है कि हर लेवल पे लोगों को आगे बढ़ाना है, ना सिर्फ क्षेत्र के काम के लिए बल्कि उनकी फिटनेस को लेकर भी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया। हाँ तो युवाओं को एक अच्छा मौका दिया है उन्होंने, जो युवा किसी गलत रास्ते पर न चलकर अपने आप को फिट भी रखें और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए भी काम करें। ये तो बहुत अच्छी मुहिम है। हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और पता नहीं इन्हीं बच्चों में से कोई महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है। और एक बात और मैं कहूँगी कि जिस प्रकार से यहाँ खेलों का आयोजन किया जा रहा है उससे हमारे क्षेत्र का नाम तो आगे बढ़ ही रहा है, लोकप्रिय हो रहा है। और मुझे लगता है जो पुराना गढ़ी मेंढू जहाँ बहुत सारी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि वो डूब क्षेत्र है, हाँ वहाँ भी कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे आदरणीय मंत्री जी भी जो वहाँ आए हैं,
अरविंदर सिंह लवली जी आए हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, हाँ। हमारे माइनॉरिटी रविंद्र जी आए हैं। तो जो मंत्री जी भी वहाँ आते हैं वो भी देखते हैं कि हाँ यहाँ क्या हम पॉसिबिलिटी क्या है, नीड हम क्या? यहाँ क्या कर सकते हैं। एक तो वो ऐसा स्थान है जहाँ बैठकर हमें दिखता है कि हमारे 4-5 लेवल पे नीचे जैसे पुश्ता रोड है, उसके हाँ। ऊपर हाईवे है, सिग्नेचर ब्रिज है, हाँ, फिर मेट्रो लाइन है, और उसके ऊपर ये सहारनपुर वाला हाईवे है जो हाँ। देहरादून जा रहा है। हाँ, तो एक बड़ा अच्छा व्यू वहाँ से नज़र आता है। और वहाँ अगर हम कोई मिनी स्टेडियम या बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान, और उसके हिसाब से हमारे उस पुराने गांव का भी डेवलपमेंट जो है वो पॉसिबल है, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें भी कुछ अच्छा परिवर्तन, वहाँ सकारात्मक परिवर्तन होगा। और हमें लगता है कि मिनी स्टेडियम, जिसका नाम भी नमो स्टेडियम जी, ऐसा जी, कुछ जी, रखा है जी, अभी सांसद जी ने, नमो ग्राउंड। नमो ग्राउंड। मैंने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से अगर सेवा करे क्षेत्र में, तो लोग उसको जानते हैं, हाथों हाथ लेते हैं, लोगों का स्नेह भी मिलता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जब डूब क्षेत्र की बात हुई, तो आपका और विधायक जी का एक वीडियो मैंने देखा था, जिसमें आप बोट से बहुत सारे लोगों को बचा रहे थे, उसको जो लोग डूब रहे थे या जिनके घर मकान डूब गए थे। तो उस क्षेत्र में भी आप एक्टिव थे, पूरी बारिश हो रही थी और आपका बोट चल रहा था। जी, जी, तो आप, ये अच्छी बात है, ये जज्बा बहुत कम नेताओं में होता है, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं, तो आपको इतनी काम करने की जरूरत थी नहीं, लेकिन आपने केवल राजनीति को अपना पावर के लिए नहीं रखा, आपने उसको सेवा नीति। सेवा के लिए रखा है। आए दिन आपके कार्यालय में मैंने देखा है, कभी कुछ कैंप, कभी अलग अलग कैंप का आयोजन करते हैं। तो अभी दिव्यांगों के लिए भी आपने कुछ रखा था? देखिए, दिव्यांगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष रूप से लगातार हम लोग कैंप लगाते हैं। ये आज से नहीं, 2012 से ही चल रहा है। 2012 से जब से मैंने राजनीति में कदम रखा है, तो क्योंकि भारत सरकार का उपक्रम है एलिम्को, उसके अच्छा। अलावा दिल्ली सरकार या किसी भी एनजीओ के माध्यम से कहीं से भी जो भी कोई सहायता किसी भी वर्ग के लिए अगर मिल सके, तो उसको हम अपने क्षेत्रवासियों के लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो दिव्यांगों के लिए सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, वॉकर, हाँ। ये सब चीज़ें होती हैं। बुजुर्गों के लिए भी यही सब सहायक हाँ। उपकरण होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कानों की मशीन, चश्मे, हेल्थ चेकअप कैंप, महिलाओं के लिए पोषण किट, हाँ। महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कोर्स, हाँ। या उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे जोड़ने के लिए उनको लोन हाँ। प्रोवाइड करवाना, स्वयं सहायता ग्रुप बनवाना। तो बहुत सारी महिलाओं को हमने उसमें जोड़ा है, जिससे आज वो इज्जत के साथ अपनी आजीविका कमा रही हैं और क्षेत्र में एक अच्छे लेवल पे वो काम कर रही है। बहुत सारे योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं होती, जिस वजह से वो उनसे नहीं जुड़ पाते, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ जो होती है पेपर्स की, कई बार पेपर कंप्लीट नहीं होते या लोगों को नहीं पता होता। तो उनके लिए हम बार बार जागरूकता कैंप भी लगाते हैं, उन्हें बुलाकर समझाते हैं कि किस प्रकार से आप इन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, उनको हर तरीके से प्रेरित करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये अपने समाज में एक अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन उससे होता है। इसीलिए लोग आपको इतना ज़्यादा स्नेह भी करते हैं। और मैंने देखा कि बुजुर्गों के लिए आपने मनोरंजन केंद्र भी बनवाया, जी, जो कि किसी ने सोचा नहीं था कि उस जगह का क्या यूज हो सकता है। जी, जी। जब पुश्ते से उतरते हैं तो आपने उसमें बनाया। तो बुजुर्गों के लिए एक अच्छा साधन, मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को हमेशा वहाँ बैठते हुए भी देखा है। और साथ में आपने एक पार्क भी डेवलप किया है, हंसराज स्मारक पार्क। तो उसको भी बहुत सुंदर तरीके से आपने, क्योंकि आपके पास जगह नहीं था पार्क का, तो जब क्षेत्र में देखा तो बहुत सुंदर सा पार्क बनाया। ये कल्पना आपने सोचा था या आपके परिवार का दबाव था? देखिए, क्षेत्र में, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्षेत्र बहुत कंजस्टेड है, जगह की बहुत कमी है, तो कोशिश यही रहती है, जैसे कोई कलवड़, पांचवें पुश्ते की पुलिया जो बहुत छोटी हुआ करती थी, हमेशा 24 घंटे जाम रहता हाँ। था। वो तकरीबन 15-20 फुट की थी, उसको हमने 60-65 फुट का करवाया, जिससे कि अब वहाँ हाँ। जाम की स्थिति नहीं रहती। वो हाँ। एक, क्योंकि मौजपुर से लेकर और गावड़ी तक कई किलोमीटर, कई विधानसभाएं पड़ती है, वो एक बहुत ज़रूरत की चीज़ थी, उससे लोगों को बड़ा रिलीफ मिला है। और जैसे कि आपने बताया पार्क, हाँ। पार्क को सुंदर बनाना, उसमें एक बहुत बड़ा हमने तिरंगा झंडा भी लगाया है, हाँ। फैंसी लाइट्स लगा के, फैंसी पेड़ पौधे लगाकर उसको सुसज्जित किया है। लेकिन अभी एक पार्क और है हमारा, समाधि पार्क है, अच्छा। पुराना हाँ। गढ़ी मेंढू में। हाँ। बाढ़ की वजह से जो ध्वस्त हो गई है उसकी चारदीवारी, उसको बहुत जल्द हम बहुत सुंदर और बहुत अच्छा से उसको डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए बजट पास हो चुका है। तो क्योंकि
हमारी भावनाएं भी वहाँ से जुड़ी हुई हैं। हाँ, वहाँ उन बच्चों की समाधि है जो लुडलो कैसल बच्चों की बस जो यमुना में गिर गई थी, उन बच्चों की समाधि है। तो उस पार्क को भी बहुत सुंदर अच्छे से डेवलप अभी हम जल्दी ही करने वाले हैं। गामड़ी रोड कब चौड़ा होने वाला है? हाँ, देखिए गामड़ी रोड चौड़ा, मुझे लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आई थी, हाँ, उस समय हमारे आदरणीय सांसद जी, हमारे विधायक जी, उन सभी ने इस मुद्दे को रखा था, क्षेत्रवासियों ने भी रखा था और बहुत लंबे समय से ये लंबित है मामला। बात चल रही है। और इस रोड को उस समय जब साहब सिंह चौहान जी यहाँ एमएलए थे, तब हाँ, उन्होंने इस रोड को पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया था। हाँ, हालांकि ये पीडब्ल्यूडी के लायक नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की रोड होती है 60 फुट से ऊंची, हाँ, बड़ी चौड़ी। लेकिन अब क्योंकि जब सरकारें एक ही पार्टी की है, तो एक ही दिशा में अगर काम होगा, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी ये चौड़ाकरण का भी काम होगा। कहीं ना आपने कहीं जो फाइलें अटक जाती थी, हाँ, अब नहीं अब होगा। वो स्मूथ सारा काम हो जाएगा, चलिए हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी से ये रोड चौड़ा हो चौड़ा जाए, हो जाए और बहुत सारे लोगों को क्षेत्र का क्योंकि विकास हो। हाँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने क्षेत्र में जो आपको लगता है कि इसको दूर करना ही चाहिए? अ, जगह की कमी है। एक बहुत बड़ी समस्या हमारी गोकुलपुर ड्रेन है, हाँ, जिसकी वजह से न केवल वहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी होती है, गंदगी और बदबू का सामना तो करना ही पड़ता है। जब भी उसकी सफाई होती है, उससे जो गंदगी फैलती है ना, एक तो लोगों की आदत कि उसमें कूड़ा डालते हैं, तो फ्लोटिंग तो हमें आए दिन साफ करवानी पड़ती है और साल में 2 बार डीशिल्टिंग होती है। हाँ, उस समय वहाँ रहना मुश्किल होता है। काफ़ी मुश्किल जो वो काम हो जाता है। तो वो एक बड़ी समस्या है गोकुलपुर ट्रेन। तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि क्षेत्र में कई बार सफाई की जो समस्या होती है, क्या कर्मचारियों की कमी के वजह से या लोग जागरूक नहीं है सफाई रखने में? देखिए कर्मचारी हमारे बहुत मेहनत करते हैं। सुबह और शाम, हाँ, शाम को भी सैनिटेशन ड्राइव होती है, शाम अच्छा, को भी कूड़ा उठाया जाता है और मेन पॉइंट्स पे सफाई की जाती है। और सुबह हमारी आँख खुलने से पहले वो लग जाते हैं। लग जाते हैं वो सफाई करने। लेकिन कहीं न कहीं लोगों की जो मानसिकता है कि कूड़ा इधर-उधर डालना, विशेष रूप से नाले में डालना, क्योंकि कूड़े की गाड़ी लगातार आती है। जब हम लोगों से बात करते हैं कि आपने नाले में कूड़ा नहीं डालना चाहिए, क्या यहाँ गाड़ी नहीं आती? वो कहते हैं जी गाड़ी आती है, लेकिन वो इंतज़ार नहीं करते, उससे पहले नाले में कूड़ा डाल देते हैं। तो ये सिविक सेंस की भी कमी है। हाँ, और जागरूकता कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, या लोगों को समझा करके नाले में कूड़ा ना डालें। घर पे अगर गाड़ी नहीं आती, सभी लोगों को मैं तो कोशिश करती हूँ सबके पास मेरे नंबर हो, और अपना फ़ोन मैं खुद ही रिसीव करती हूँ। हाँ, तो हज़ारों लोगों के पास मेरे नंबर है, हालाँकि हर गली से कहीं से भी किसी न किसी माध्यम से शिकायतें आ जाती हैं और मैं खुद ही रिसीव करती हूँ, खुद ही अटेंड करती हूँ। स्टाफ है हमारा, ऑफ़िस में भी स्टाफ है, और गली-गली में जहाँ हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, तो उनके थ्रू भी जो शिकायतें आती हैं, उनको हम जल्द से जल्द कोशिश करते हैं उनको दूर करने का। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? कैसे अपने क्षेत्र को साफ रख सकते हैं? देखिए क्षेत्र को साफ रखने के लिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे हम अपने क्षेत्र को भी साफ रखें, अपनी गली को साफ रखें, कूड़ा इधर उधर ना डालें। अगर कहीं कूड़े की गाड़ी नहीं आती तो हमें सूचित करें। इसके अलावा क्षेत्र में और भी जो डेवलपमेंट है, जैसे कि गलियां बनाना, लाइट्स लगवाना, आजकल हम लाइट्स लगवा रहे हैं, नई लाइटें आई हुई हैं, तो जहाँ ऐसे किसी भी काम की ज़रूरत है तो हमें ज़रूर बताएं। गलियां बनाने की अगर मैं बात करूं, बहुत सारी गलियों में काम चल रहा है, हाँ, और बाकी सब पाइपलाइन में है। शायद ही कोई गली बचेगी। मैं सारी गलियां बनवाने की हमारी कोशिश है, सभी गलियों को हमने नाप रखा है, सभी का बजट किसी न किसी माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से, या यमुना पार ये जो हमारा विकास बोर्ड है उसके माध्यम से, ग्रामीण जो बजट है उसके माध्यम से, एमसीडी के माध्यम से, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जिनके थ्रू हमारे आदरणीय विधायक जी के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी गलियों को हम बनाने की पूरी कोशिश है। क्षेत्र में लगातार जो है गैस की पाइपलाइनें डाली जा रही हैं, बहुत सारा एरिया कवर हो चुका है, बाकी एरिया में भी काम चल रहा है। इसके अलावा पानी की, सीवर की जहाँ समस्या है वहाँ भी काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट लगातार चल रहा है। और क्योंकि दिल्ली सरकार को अभी शायद 8 महीने, के लगभग हुए हैं। 10 महीने हुए हैं, तो दिल्ली सरकार के माध्यम से अलग अलग विभागों के थ्रू जो काम होने हैं, वो सभी काम
अगले कुछ महीने में तो धरातल पर नजर आएंगे। हालांकि अभी भी बहुत सारे कई करोड़ों के काम अभी चल रहे हैं। उद्घाटन हाँ। अभी 4 दिन पहले भी हमने कुछ गलियों के उद्घाटन किए हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता को यही आश्वासन देना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए ज़रूर बताएं, और क्षेत्र में साफ सफाई रखने के लिए आप सहयोग करें, और जल्द ही बहुत सारी समस्याएं जो वो ख़त्म होने वाली है। क्षेत्र में गलियां सभी बनाई जाएंगी। सीवर पानी की जो समस्याएं हैं उनके लिए कहीं बजट की कमी नहीं होगी, ये हमारे विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है। एक और भी है कि भजनपुरा मेन मार्केट है या जहाँ भी आसपास में मेन बाजार है, वहाँ पे अतिक्रमण बहुत होता है, अतिक्रमण। निकलना बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए कोई ठोस कदम? देखिए, अतिक्रमण जो होता है वो उससे सभी लोग परेशान हैं हालांकि, क्योंकि भजनपुरा हमारी एक मेन मार्केट है। आसपास के क्षेत्र से में भी बड़ी मार्केट ये कहलाती है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। और क्योंकि जहाँ मेन मार्केट होते हैं वहाँ हॉकर्स, हाँ, रेहड़ी पटरी वाले, वो कहीं ना कहीं अपनी आजीविका के लिए आते हैं। लेकिन समय समय पर हमारे एलआई, हमारे एमसीडी की टीम कार्रवाई करती रहती है। समस्या वही होती है कि कुछ 2 घंटे बाद फिर से वो लोग लगा लेते हैं। हाँ। हालांकि जुर्माना भी होता है, उन सामान उठा के ले जाते हैं। लेकिन ये लोगों की मानसिकता और लोगों की फितरत है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम दुकानदार भाई, मार्केट एसोसिएशन के लोग, पुलिसकर्मी, हम साथ मिलकर इस चीज़ को रोक सकते हैं। एमसीडी जो अपना काम करती है कि सामान उठा के ले गई या चालान कर दिया, उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें बार बार हो रही है तो इनके लिए हमें मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अधिकारियों से समन्वय कैसा है, कोऑर्डिनेशन कैसा है आपका? अधिकारियों से समन्वय बहुत अच्छा है। न सिर्फ एमसीडी के अधिकारी बल्कि जो भी, क्योंकि काम हर डिपार्टमेंट से पड़ता है। पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे डीडीए के हैं, दिल्ली जल बोर्ड के हैं, फ्लड डिपार्टमेंट के हैं, बीएससीएस के हैं। क्योंकि हर तरीके के कामों के लिए लोगों को एक अप्रोच हमारे से होती है कि हाँ। अगर बिजली का कोई काम है तो भी आएंगे, जल बोर्ड का कोई काम है तो भी आएंगे। तो इसलिए सभी अधिकारियों से समन्वय बहुत अच्छा है। समय समय पर हम लोग समन्वय बैठक भी करते रहते हैं, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ और अपने आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग करते हैं। बहुत सारे बहुमंजिला मकान बनते जा रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट्स बनते जा रहे हैं, केवल आपके ही क्षेत्र में नहीं, पूरी दिल्ली में, जी जी। क्योंकि जनसंख्या बढ़ते जा रहा है और ज़मीन का घनत्व थोड़ा कम है। धीरे धीरे, क्योंकि ये अपना जो क्षेत्र है इसमें आबादी ज़्यादा है, तो धीरे धीरे बहुत सारे अभी 4 मंजिल तक, फिर 5 मंजिल तक इससे और समस्याएं बढ़ते जा रही है। उसके लिए कोई ऐसा प्रभावी कदम एमसीडी के बिल्कुल द्वारा? बिल्कुल। देखिए, समस्या इसी वजह से जो है ज़्यादा होने लगी है। जो जितने लोगों की जितने कैपेसिटी के हिसाब से कॉलोनियाँ बनती हैं, उसी के हिसाब से वो सीवर लाइन या पाइपलाइन डलती है। लेकिन समय के साथ जब आबादी बढ़ जाती है तो वो कम पड़ जाते हैं संसाधन। हाँ। यही वजह है कि सीवर ओवरफ्लो या पानी की कमी या और समस्याएं जो हम देख रहे हैं। तो लेकिन अब हमारा क्षेत्र ऐसा है, मुझे लगता है एशिया में सबसे ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया जो है हाँ। वो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र ही है। हमारे दिल्ली में एक जो सबसे, हमारा जोन की भी मैं बात करूँ तो 35 यहाँ निगम पार्षद है। हाँ। बाकी जोन में देखो 10, 12, 15, और यहाँ 35 है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला क्षेत्र है। बहुमंजिला इमारत बनने से संसाधनों की कमी, पार्किंग के ऊपर लोगों की लड़ाइयाँ हाँ। होती है। गलियों में अगर लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं तो निकलना मुश्किल हो जाता बिल्कुल। है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो हम सभी इसका सामना करते हैं। तो कोशिश यही है, एक मेरी कोशिश ये भी है कि अपने क्षेत्र में कहीं भी जगह, सूटेबल जगह देखकर वहाँ पार्किंग भी अगर हम बनवा सकें। एक पुश्ते पार जो जगह है वो हमने माननीय सांसद जी को भी बताया है कि वहाँ हाँ। अगर मल्टी लेवल पार्किंग बन जाए। हाँ, अच्छा स्पेस है। हाँ, और घरों में भी अब ज़्यादातर लोग जो है वो अपना एक फ्लोर पार्किंग के लिए रखने लगे हैं। तो ये भी अच्छा है कि क्योंकि एमसीडी नक्शे तभी पास करती है जब एक फ्लोर आपका पार्किंग के लिए। हाँ। तो घर में अगर गाड़ी है तो पार्किंग के लिए जगह ज़रूरी होनी चाहिए। ये एक वजह है। और संसाधनों की कमी पड़ जाती है वो इसीलिए कि कंजस्टेड एरिया है, उसके लिए तो हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन बायलॉज हैं कि एमसीडी के कितना मीटर आपको बनाना है, उस पे नक्शा, अगर उस पे बिजली का मीटर नहीं लगेगा आपका। हाँ। अगर ऊंचाई ज़्यादा रहेगी मकान की तो बिजली का मीटर नहीं लगेगा। आजकल तो बहुत सारे तो मकानों पे उससे मीटर लगना शुरू हो गया है, जिसपे कभी ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाँ। एक अच्छा
जो है दिल्ली वासियों को राहत दी है हाँ, कि जहाँ बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे थे हाँ, कि एमसीडी की एनओसी लाओ जी हाँ, तब मीटर लगेगा, हाँ। तो उसमें अब राहत मिल गई है। तो बहुत हजारों सैकड़ों लोगों को इससे फायदा हुआ है। अभी आपके ही क्षेत्र में इतना शानदार सा सहारनपुर का जो एक्सप्रेसवे बन गया, इधर दिल्ली मेट्रो भी विस्तार कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है क्षेत्र का डेवलपमेंट देखकर? बहुत अच्छा लगता है। जहाँ हम अक्षरधाम तक जाने के लिए या नोएडा तक जाने के लिए हमें केवल शास्त्री पार्क से निकलने में ही आधा घंटा लग वो भी जाता था, पहले सिंगल वे था, अब डबल हो अब गया। हमारे 5वें पुश्ते से अगर हम चढ़ते हैं और गीता कॉलोनी मात्र 3 मिनट हमें लगते हैं। हाँ, जहाँ 30 मिनट लगते थे वहाँ 3 मिनट लगते हैं। हाँ, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे क्षेत्र को एक ऐसा अ, अच्छा एक हाईवे मिला है जो 2 घंटे में हम देहरादून पहुँच सकते हैं और हमारे क्षेत्र उससे जुड़ा हुआ है। 5वें पुश्ते से हम चढ़ हाँ। के नोएडा अगर जाना हो तो 20 मिनट भी नहीं लगेंगे हमें, बहुत जल्दी हम पहुँच सकते हैं। जैसे महिला एवं बाल कल्याण समिति जो आपको दिया गया है, तो एक नारी होने के कारण आपको क्षेत्र में जाना, समाज सेवा करना आसान सा लगता है या थोड़ा मुश्किल आती है? हमेशा आसान लगता है, हमेशा आसान लगता है। हमेशा मुझे लगता है कि मैं मतलब क्या बेहतर से बेहतर कर सकूं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए। बच्चों के लिए विशेष रूप से हेल्थ चेकअप कैंप, जैसे अभी हाँ, मैंने अपने सारे स्कूलों में हेल्थ चेकअप कैंप के लिए हमारी जो टीम लगी हुई है, एक-एक बच्चे की आँखों की जाँच, उनके वज़न की जाँच, वो पूरा अभी हमारे क्षेत्र में चल रहा है। अच्छा, हर स्कूल में, चाहे उसमें एक ही स्कूल में 3 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं, लेकिन एक-एक बच्चे की जाँच उसमें की जा रही है, जिसमें बच्चों को चश्मे भी फ्री दिए जा रहे हैं। अगर किसी को कैटरेक्ट निकलता है, आँखों की कोई समस्या ऑपरेशन करने की, हुँ, वो भी फ्री करवाया जाएगा। और ये सब चीज़ें न सिर्फ़ हम दिल्ली सरकार, उसके अलावा एनजीओज़ बहुत सारे काम करते हैं। हाँ, तो जो एनजीओज़ काम करते हैं, उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं अभी आजकल। तो हर एक-एक बच्चे की जाँच हम करवा रहे हैं। कहीं भी हेल्थ चेकअप कैंप लगता है, उनको ज़रूर सूचित किया जाता है। आंगनवाड़ी है हमारी, आशा वर्कर्स हैं, उनके थ्रू लोगों तक मैसेज पहुँचाना आसान होता है। निगम पार्षद के तौर पे आपको ऐसी कौन-सी उपलब्धि है जो लगता है कि ये मेरी बड़ी अच्छी अचीवमेंट है? निगम पार्षद के रूप में मुझे लगता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना, हाँ, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाना, क्योंकि बहुत ही मैंने जैसे बताया कि परिवार हमारा बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अगर मैं रिप्रेज़ेंट करती हूँ अपने समाज को, अपनी बिरादरी को और ख़ास तौर से महिलाओं को, तो बड़ी गर्व की अनुभूति होती है मुझे। अच्छा लगता है ये। आजकल दहेज प्रथा बहुत बढ़ते जा रहा है और आपके समाज में तो और ज़्यादा, तो इसको रोकने के लिए कई लोगों ने पहल किया कि मुझे जी। ₹1 में ही क्या विवाह करना है, ऐसे लोगों को और प्रोत्साहित करना चाहिए? जी, जी, ये बहुत बड़ी कुरीति है। हाँ, सभी समाज में है वैसे, हाँ, सभी लेकिन में। हमारे में भी है। तो अभी पिछले दिनों ही मैंने पढ़ा, कई बड़े परिवारों ने, हाँ, जिन्होंने केवल कन्यादान में ₹1 ₹1 या ₹101 तक का उन्होंने दहेज का रखा। मतलब कोई कन्यादान भी अगर करना चाहे तो वो भी हाँ, ₹1 या ₹101 तक ही हाँ, करता है। और ये जो पहल की है, ये बहुत बड़े प्रतिष्ठित परिवार हैं, तो उनसे प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। उस चीज़ को समाज एक्सेप्ट करे, उसको आगे लेकर जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बेटी ही दहेज है। अगर हम बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना सक्षम बना दें कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने परिवार को अच्छे से संभाल पाए, वही दहेज है। क्योंकि हाँ, दहेज क्या है? दहेज कुछ सामान है, हाँ, वो सामान कितने दिन चलेगा। लेकिन बेटी अगर आपके घर में एक अच्छी बहू बनकर आएगी, अच्छे से परिवार को सँभालेगी, अच्छी पढ़ी लिखी है तो वो जॉब भी कर पाएगी और आपका नाम रोशन करेगी। हाँ, वो मायके का भी नाम रोशन करेगी, ससुराल का भी नाम हाँ, रोशन करेगी। तो उससे बड़ा दहेज कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी अपने समाज से भी और सभी से। सर्व समाज से, कि बेटी से बड़ा दहेज नहीं हो सकता। तो बेटी को सक्षम बनाएँ, पढ़ाएँ-लिखाएँ, उसे अच्छे पदों पर पहुँचाएँ। राजनीति में आने के कारण कभी पर्सनल लाइफ खराब होता है या परिवार के साथ समय देने में कई बार तकलीफ होती होगी? देखिए, राजनीति शायद परिवार के साथ घुल-मिल गई है अब, ऐसा लगता है, क्योंकि मेरा कार्यालय भी मेरे घर में ही है, हाँ, 24 घंटे खुला रहता है। तो कोई और ज़्यादातर जो क्षेत्र में लोग हैं, सभी अपने परिवार जैसे ही लगते हैं मुझे, क्योंकि सभी का कहीं न कहीं परिवार से ताल्लुक ज़रूर होता है कि हम उनके साथ पढ़े हैं, हम हाँ, वहाँ ऐसे मिलते थे हम। मतलब चाहे वो ससुर जी हैं,
हमारे बड़े भाई हैं, और भी घर में जो बच्चे हैं, किसी न किसी से उनका ताल्लुकात होते हैं। तो पूरा सब अपना जो एरिया है, अपना क्षेत्र है, वो सभी मुझे अपने परिवार जैसे ही लगता है। और परिवार के लिए तो समय देखो निकाल ही लेते हैं जब हम घर में रहते हैं, लेकिन अगर हम अ, समाज के लिए कुछ कर पाते हैं तो उससे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है। और मुझे लगता है पूरा परिवार ही मेरा तो राजनीति हाँ, में ही लगा हुआ है। सभी, चाहे वो बच्चे हैं, अपने पूरे परिवार के लोग हैं, भाई हैं, सब राजनीति में ही अपने सेवा में लगे हुए हैं। तो राजनीति को मैं मतलब राजनीति ना कह के मैं हाँ। सेवा नीति ही कहना पसंद करूँगी, क्योंकि सभी सेवा करने में विश्वास रखते हैं। महिला एवं बाल विकास जो आपको अभी जो ज़िम्मेदारी मिली है, इसका कार्यक्षेत्र क्या होता है और काम क्या होता है? देखिए, दिल्ली नगर में महिला कल्याण बाल विकास समिति की चेयरमैन होने के नाते मुझे पूरी दिल्ली की है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो नगर निगम की तरफ से जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो काम होते हैं उसके लिए, जैसे कि अभी हाल ही में मैंने विजिट किया था हमारी माननीय स्थायी समिति चेयरमैन सत्या शर्मा जी के साथ। एक महिला हाट बनाया हुआ है अच्छा, दिल्ली नगर निगम की अच्छा। तरफ से। उसमें मुझे लगता है सैकड़ों महिलाएं उसमें जो है वहाँ काम कर सकती है, लेकिन आज वो खराब हालत में है। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उसको और अच्छा बना सके, ताकि महिला हाट वहाँ फिर से शुरू हो सके। कहाँ पे है वो? तो ये दरियागंज में है। अच्छा, और महिलाओं के लिए और भी जो, जैसे महिला जिम बनाना, महिला पार्क बनाना, महिलाओं की क्या स्थिति है किसी भी लेवल पे, जैसे हमारी महिला सफाई कर्मचारी है, हम चाहते हैं कि उनके लिए एक व्यवस्था हो, उनके लिए शौचालय हो, उनको रेस्ट रूम हो, उनके लिए कई वार्डों में नहीं है ये। हालाँकि मैंने अपने वार्ड में बनवाया था, महिलाओं के लिए अलग से रूम है, उनके लिए शौचालय है। तो उस स्थिति से, क्योंकि जब मैं देखती थी कि महिलाएँ जो हमारी सफाई कर्मचारी हैं, वो काम करने के बाद कहीं किसी की सीढ़ी पे बैठी हैं, हाँ। कहीं किसी के गेट पे बैठी हैं, इधर-उधर बैठ के वो टाइम पास करती है, जो उनका थोड़ा-सा समय होता है। तो उनके लिए एक अच्छी परिस्थितियों में, अच्छी हालात में वो लोग काम कर सकें, उसके लिए कोशिश है कि उनको अच्छा माहौल हम मुहैया करवा पाएँ। इसके अलावा हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, उनके लिए जो हम बेहतर कर पाएँ, जैसे स्मार्ट क्लासेस हैं, हाँ, बच्चों को खेल-कूद के लिए अच्छे मैदान, पार्क ये सब प्रोवाइड करवा पाएँ, उनको कॉम्पिटिशन आगे उसकी तैयारी करवा पाएँ। केवल पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम होता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर सकें, अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, बच्चे अच्छे हेल्दी भी रहें और आगे बढ़ें। महिलाओं को सेफ्टी के लिए और एम्पावरमेंट के लिए और हेल्थ के लिए सबसे अर्जेंट इश्यू कौन-सा लगता है आपको? सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ लाइटें लगवाई जाएँ, क्योंकि जैसे हम तो अपने क्षेत्र में लगवा रहे हैं, और हमारे सरकार का भी यही विज़न है कि महिलाओं को सेफ्टी मिले हर लेवल पर। तो लेकिन कहीं-कहीं जहाँ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे शराब के ठेके हैं, उसके आसपास जो माहौल है, वो बड़ा ख़राब होता है। तो कोशिश ये है कि वहाँ समय-समय पर पुलिस की कार्रवाई हो, नगर निगम की तरफ से कार्रवाई हो, और वहाँ के जो अधिकारी हैं या वो दुकानदार हैं, उनको हम सचेत करते रहते हैं कि आस-पास यहाँ कोई भी खड़ा होके बाहर शराब ना पिए, जिससे महिलाओं को असुविधा हो आने-जाने में। और महिलाओं के लिए एक बेहतर माहौल बना सकें, उनके एम्पावरमेंट के लिए कोशिश मेरी रहती है कि उनको समय-समय पर सरकारी योजनाओं से जोड़कर उनको लोन प्रोवाइड करवाना, उनको ट्रेनिंग दिलवाना, उनको काम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना। जैसे स्वनिधि योजना से 15,000, फिर 25,000, फिर 50,000 तक का लोन जो है सरकार की तरफ से। कई एनजीओज़ भी हैं, कई संस्थाएँ वो भी काम कर रही हैं। उनके थ्रू भी हम महिलाओं को जोड़कर उनसे ताकि उनको लाभ मिल सके। कि आप तो अलग-अलग सामाजिक कामों में जाते हैं, धार्मिक कामों में जाते हैं। बाबा बागेश्वर भी आए थे, तब भी आप प्रमुखता से, चाहे आप किसी भी दल में रहे हों, लेकिन आपकी खुद का एक अपना अनुभव रहा कि आपने लगातार सफाई करवाया क्षेत्र को। एक अच्छी बात है कि आप हर जी, जी। समाज से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े रहे, चाहे वो खेल का हो या फिर अभी मैंने देखा छठ महापर्व में भी आप हर साल आप बहुत अच्छा। खुलकर जाते हैं और बहुत अच्छे से ये उसका आनंद लेते हैं। ये बहुत एक मुझे लगता है ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि हमारे यमुना खादर में जो जगह है, वो शायद अब इतनी
मशहूर हो चुकी है, लोकप्रिय हो चुकी है, पवित्र हो चुकी है, हाँ। बल्कि जहाँ बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी आकर, संत महात्मा आकर वहाँ कार्यक्रम करते हैं। बाबा बागेश्वर धाम वाले भी जब यहाँ आए तो बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां करनी पड़ती है। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ 2 बार आ चुके हैं, जो हाँ। यमुना खादर की जगह है। और अभी वहाँ खिलाड़ियों के लिए भी जो खेल महोत्सव चल रहा है, छठ पर्व है, वो लगातार हमें 15 दिन पहले से शुरू करना पड़ता है तैयारी वहाँ उसकी। कार्य। और लोगों की जो खुशी होती है ना, लोग जब उन्हें लगता है कि सब कुछ जैसे मैं ही कर रही हूँ, चाहे वो प्रशासन कर रहा है सब कुछ, हाँ, हम उसमें केवल सहयोग कर रहे हैं। हालाँकि प्रशासन कुछ सालों से कर रहा है, उससे पहले हम पहले भी करें। पर्सनल लेवल पे सब अरेंजमेंट करते थे। लेकिन लोगों की आस्था जो जुड़ी है, उनको जो उसमें जब हम देखते हैं उनकी सुविधाओं का अभाव ना हो किसी भी तरीके से, और जो वो खुशी व्यक्त करते हैं, जो वो हमें धन्यवाद देते हैं, उनसे एक बड़ी अ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि उनके लिए हम काम कर पाएँ। वहाँ रामलीलाएँ भी होती हैं, दशहरे के मेले लगते हैं, छठ पर्व होता है, और इसके अलावा क्षेत्र में कावड़ शिविर है या जो भी कार्यक्रम है, हम पर्सनली सबसे जुड़कर काम करते हैं। क्षेत्र में लोगों के चाहे पर्सनल कार्यक्रम है, सामाजिक, धार्मिक, सभी कार्यक्रमों में लोगों से जुड़ना, कार्यक्रमों से जुड़ना, ये एक आप कह सकते हैं आस्था भी है, लेकिन एक हमें इससे आनंद भी मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये सब काम करना। वार्ड नंबर 230 में जी। सफाई में, सड़क में, पार्क में, स्ट्रीट लाइट में, इनमें से सबसे बड़ा सुधार कहाँ पे हुआ? देखिए, सुधार की बात करूँ तो बहुत सारी हमारे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ कूड़े के ढेर कभी ख़त्म ही नहीं होते थे। तो वो बहुत सारे कूड़े के ढेर हमने ख़त्म किए हैं, लोगों को समझाकर, जागरूकता फैलाकर। और फ्रीक्वेंटली कूड़े की गाड़ियाँ या रिक्शे वहाँ सभी जगह सबको अपने नंबर दे कर के, जहाँ भी गाड़ी नहीं आ रही हमें बताएं। हालांकि फिर भी मैंने बताया कि लोगों की कुछ सिविक सेंस, अगर उसमें भी सुधार हो जाए तो बहुत अच्छा हो। स्ट्रीट लाइट्स की कोई कमी नहीं है, माननीय विधायक जी के माध्यम से भी हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, और अभी दिल्ली नगर निगम की तरफ से भी स्ट्रीट लाइट्स आई हुई जो अभी लग रही हैं। हाँ, आदरणीय मेयर साहब की तरफ से भी 50-50 लाइटें सभी वार्डों में आने वाली हैं, वो भी लगेंगी। तो लाइट्स की कहीं कोई कमी नहीं है, सफाई व्यवस्था दुरुस्त है। अगर लोग उसमें और सहयोग करें तो और बेहतर हो सकती है। मैंने बताया आपको एक समाधि पार्क है, हाँ। जिससे मेरी पर्सनली भावनाएँ जुड़ी हैं, ना सिर्फ मेरी बल्कि क्षेत्रवासियों की। तो बहुत ही जल्द उसका बजट पास होके उसको बहुत अच्छा-सा सुंदर-सा हम बनाने वाले हैं। जनता की शिकायतों को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या इसके लिए कोई टीम रखा है या कोई खास तरीका है? बिल्कुल, जनता की शिकायतों के लिए एक तो हमारा ऑफ़िस, हमारा कार्यालय बहुत ही सेंटर प्लेस पे है। ना सिर्फ हमारे क्षेत्र के, बल्कि मैं कहती हूँ कि दूर-दूर से भी लोग वहाँ कई बार आते हैं। तो स्टाफ़ हमारा वहाँ हमेशा मौजूद रहता है, सुबह से शाम तक। और मेरा अपना फ़ोन नंबर हज़ारों लोगों के पास है। किसी की कोई कंप्लेंट सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर आती है, मान लो किसी ने फ़ेसबुक पे या व्हाट्सएप पे भी किसी ने मैसेज किया है, तो उसको भी हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। किसी भी विभाग की हो, ना सिर्फ एमसीडी की बल्कि जल बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की, बीएससीस की, किसी की भी हो, तो अधिकारियों से समन्वय बनाकर, और परिवार भी सब जो है सेवा में ही हाजिर है। हाँ। तो इसलिए जनता की समस्याओं के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, कैसे उनको जल्द से जल्द हम सॉल्व कर सकें। एक बहुत आसान सा सवाल तो नहीं है, लेकिन थोड़ा टफ है नारी होने के नाते। ऐसा मोमेंट रहा हो जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया हो कि मुझे अब तो ये चीज़ करके ही दिखाना है, प्रूव करना है, घर में या समाज में? यही जो मैंने बताया कि हम अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, जैसे कई बार लोग बताते हैं कि आपने एक लेटर लिख के दिया था और मेरे बेटे के दिल में छेद था और वो उसका ऑपरेशन हो गया, तो बड़े ही खुशी होती है कि हमारे एक लेटर लिखने से या हमारे एक फ़ोन करने से अगर किसी का अच्छा हो रहा है, जिसके लिए उसे कहाँ-कहाँ नहीं भटकना पड़ता, तो बड़ी खुशी होती है इन चीज़ों से। जब लोग बताते हैं कि आपने ये काम हमारा करवाया था, उससे हमारा ये ऐसे हो गया, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें बड़े संतोष देती है हमें, बड़ा सैटिस्फैक्शन देती हैं। तो यही एक अनुभूति है जो हमें आगे काम करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप 54 वोट से हार गए थे, तो आपका रिएक्शन क्या था और आपका जज़्बा क्या था? देखिए, रिएक्शन क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी, और मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है क्षेत्रवासियों को बहुत दुःख हुआ इस चीज़ का। बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा परेशान रहे। इवन वो
मतलब बाद में भी बहुत व्यथित रहे, लेकिन ये भी एक बड़े चैलेंज के रूप में हमने लिया। और उन 5 सालों में भी हमने सेवा उसी तरीके से जारी रखी। हमारा कार्यालय वैसे ही खुलता था। हमारे सारे कैंप, चाहे वो हाउस टैक्स के लिए है, हेल्थ चेकअप के लिए है, विकलांगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए है, या वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जितने प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं, उन सब के लिए जितने भी कैंप थे वो सब हमारे लगातार चलते रहे। ना सिर्फ अपने कार्यालय में, बल्कि हमने गली गली में जाके किए। लोगों को पेड़ पौधे बांटना, हमने गली गली में जाके हजारों पौधे गमले के साथ हमने दिए। लोगों से कनेक्शन वैसे ही बनाए रखा, उनके सुख दुख में जाना आना, हर धार्मिक प्रोग्राम हो चाहे सामाजिक हो, या उनके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम भी हो, तो लोगों से जुड़ाव जो रहा, वही वजह रही कि दूसरी बार लोगों ने फिर और ज़्यादा वोटों से हमें जिताया। और अंतिम 2 सवाल कि जो यूथ हैं, जो महिलाएँ हैं या बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, जो समाज सेवा में या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको मैं यही कहूँगी कि सेवा भाव से आए। सेवा भाव से ही हम, क्योंकि राजनीति एक कोई स्थायी प्लेटफॉर्म नहीं है। इसमें चाहे हार जीत कहें या लक कहें, कुछ भी कहीं भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप सेवा भाव से आते हैं, इसमें मेहनत के साथ काम करते हैं और लोगों से जुड़ाव बनाए रखते हैं, तो लोगों का जो सम्मान मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो आपको हमेशा बहुत सेटिस्फेक्शन देगा। और एक स्थायी तरीका वही है कि आप लोगों से जुड़े रहें। और आज का एक अभी करंट अभी जो भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि अभी इनको नितिन नवीन को कार्यकारी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया। ये प्रक्रिया, क्योंकि बहुत सारे पार्टियों में तो अपने परिवार के ही लोग आते हैं और एक आम कार्यकर्ता को उठाकर इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, क्या आपको कैसा लगता है पहल? देखिए, यही बात जो है वो अ, इस पार्टी को औरों से अलग करती है। न सिर्फ परिवारवाद, व्यक्तिवाद उससे अलग करती है, क्योंकि संगठन सर्वोपरि है इसमें। तो संगठन जो है वो बेहतरीन है। कल हम लोग भी वहीं थे राष्ट्रीय कार्यालय में, जब आदरणीय अध्यक्ष जी का वहाँ स्वागत का कार्यक्रम था, तो हजारों की संख्या में वहाँ कार्यकर्ता थे और बहुत जोश था। और मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व का ये एक बेहतरीन फैसला है कि युवा कार्यकर्ता, वो कई बार विधायक भी रहे हैं, हाँ। उनके फैमिली बैकग्राउंड भी जो है राजनीतिक रहा है। तो कार्यकर्ताओं की सेवा को देखते हुए, उनकी कर्मठता को देखते हुए पार्टी का ये फैसला है। तो कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो कहीं भी बेकार नहीं जाती। मुझे ऐसा लगता है कि वो कार्यकर्ताओं की मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाती है। तो ये पार्टी का बहुत अच्छा डिसीजन है और मुझे लगता है कि इससे संगठन को और मजबूती मिलेगी, पूरे देश में संगठन और मजबूत होगा और हर लेवल पर इसका असर पड़ेगा। आशा है आज का यह पॉडकास्ट हर नारी को, हर महिलाओं को प्रेरित करता है। रेखा रानी जी ने घर से निकलकर रसोई से लेकर समाज सेवा और समाज सेवा के बाद सेवा नीति अपनाई और लोगों के लिए अपने दिल में जगह बनाई। लगातार मेहनत करते रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं। सफाई के लिए आप सभी भी जागरूक बने। इनका संदेश अगर आप तक पहुंचता है तो हमें लगता है जैसे हम घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने क्षेत्र को भी साफ सुथरा रखें, क्योंकि केवल एक चुने हुए प्रतिनिधि की नहीं, हमारी भी एक दायित्व है इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, जिसे जरूर निभाएं। स्वस्थ रहेंगे तो बीमारियां कम होगी और आपका परिवार आगे बढ़ेगा। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ अब करते हैं रैपिड फायर, क्योंकि हर मेहमान जब हमारे साथ जुड़ते हैं टॉक विद टंडन में, तो हम कुछ सवाल इसे कम समय में आपको संक्षिप्त में उसका जवाब देना है। जी। पहला सवाल, राजनीति सुख के लिए या पैसे के लिए या सेवा के लिए? केवल सेवा के लिए। जब आप टेंशन में होते हैं तो अपने तनाव को कैसे कम करते हैं? कुछ भी अच्छा काम करके, या फिर मुझे लगता है नेचर के करीब जाकर मुझे बहुत अच्छा सुखद एक एहसास होता है, या परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम जो हम थोड़ा सा अगर निकाल पाते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम अपने नेचर के करीब जाने के लिए, एक तो बहुत अच्छी जगह हमारे पास अपने यमुना खादर में ही है, वहाँ भी अगर हम चले जाए तो नेचुरल एटमॉस्फेयर वहाँ है, वो बहुत अच्छा है। हमारे खेत भी है, फार्म हाउस है, वहाँ जाकर अगर हम उन खेतों में बैठकर भी थोड़ा सा एक मिट्टी का जो अनुभव कर पाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। तो नेचर के पास बैठना, नेचर से
रूबरू होना, हाँ। ये एक बहुत अच्छा मुझे जो आपने बताया कि तनाव अगर हो तो वो बहुत खुशी मिलती है। आपकी सफलता का सीक्रेट क्या है? या फिर परिवार मनी का पावर? साथ है और सम्मानित जनता का प्यार, वो जो इतना स्नेह करती है, मतलब मैं सोच नहीं पाती, कई बार लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो मुझे बड़ी एक अच्छी अनुभूति होती है। ये पार्टी का विश्वास है और परिवार का तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है हमारा सपोर्ट है, समाज का सपोर्ट है। और सभी लोग जब गर्व महसूस करते हैं, चाहे वो मेरे परिवार वाले हैं, मायके वाले हैं, हाँ। तो फिर बड़ा एक अच्छा लगता है, एक जिम्मेदारी का भी एहसास होता है कि हम जिस पद पर है उसमें और बेहतर कर पाए। एक बहुत सुलझा हुआ जवाब चाहिए कि हु इज रेखा रानी? एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ सोशल वर्कर, तो जो भी जिम्मेदारी हो उसे मैं बखूबी से निभा पाऊँ। जो मुझे लगता है कि भगवान भी किसी को चुनता है, कोई ना कोई माध्यम बनाता है, तो अगर मुझे माध्यम बनाया है तो मैं अपने जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभा पाऊँ, तो मैं वो रेखा रानी। और आखिरी सवाल, सुबह की शुरुआत कैसे? सुबह की शुरुआत अपने टाइम टेबल से ही होती है, कार्य से ही होती है। सुबह थोड़ा सा समय निकालते हैं कि अगर योगा कर पाए, कुछ अपने दैनिक कार्यों के बाद अपने 9 बजे कार्यालय में, फिर उसके बाद मीटिंग्स है या कहीं क्षेत्र में कार्यक्रम है, और फिर सारा दिन कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। और आज टॉक विद टंडन में आकर आपको कैसा लगा? बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा लगता है आपसे मिलकर हमेशा ही, क्योंकि मैंने तकरीबन शायद 25 सालों से हम जानते हैं आपको, हमने हर लेवल पर देखा है। एक इतने अच्छे मुकाम पर आप पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत दिल से दुआएं निकलती हैं आपको देखकर, आपके काम को देखकर, आपके परिवार को देखकर बहुत खुशी होती है मुझे। एक बच्चे की तरह लगते हैं हमेशा, तो ये प्यार, ये स्नेह हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो पहले तो धन्यवाद कि आज के आप पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, और आशा है दर्शकों आज का यह पॉडकास्ट आप सभी महिलाओं के लिए, जितने भी बच्चे हमारे इस पॉडकास्ट को देखते होंगे, आप हमारे इस पॉडकास्ट को कहाँ से देख रहे हैं, ऐसी कौन से सवाल था जो आपको प्रेरित किया और कौन सा सवाल हमें पूछना चाहिए था, आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करें। और अगर कोई हार्ट टचिंग क्वेश्चन रहा हो तो आप मुझे ज़रूर, जैसे 1 रुपये वाली बात, दहेज की बात, ऐसे बहुत सारी बातें थी जो इस पॉडकास्ट में हमारे समाज को प्रेरित करता है। देखते रहिए टॉक विद टंडन, हर रविवार रात 8 बजे नए मेहमानों के साथ। आशा है आज का यह पॉडकास्ट सफल रहा। हमारा प्रयास तभी सार्थक होगा जब दहेज जैसी कुरीतियाँ खत्म हो जाएगी, आप अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखेंगे। आशा है यह पॉडकास्ट आप सभी के जीवन को बदल सकता है। एंड थैंक यू उर्मिल ज्वेलर्स। देखते रहिए टॉक विद टंडन। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके